आज के परिवेश में अनेक लेखिकाएं उभर कर सामने आई हैं। हमें लगता है कि उनके लेखन और आपके लेखन में काफ़ी अंतर है। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? मेरा लेखन इसलिए अलग है कि मेरे पात्र ही अलग हैं, मेरी स्त्रियाँ ही अलग हैं। वो शहरी नहीं हैं, वो गांव की स्त्रियाँ हैं जिनको लोग ऐसा मानते हैं यहाँ शहर में, और जो लिखती भी हैं या लिखते हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि वो गांव की हैं, इसलिए अनपढ़ हैं इसलिए बेवकूफ़ भी हैं, उनको कोई बुद्धि नहीं है, फैसला लेने का उनमें दम नहीं है, या फैसला लेने की तर्क शक्ति नहीं है। तो सब तरह से उन्हें एक जैसे मैं देखती हूँ कि वो तो कुछ है ही नहीं, जो हैं वो शहरी स्त्री हैं, वो पढ़ी लिखी भी हैं, ये हैं। गाँव की अगर पढ़ी भी है तो उसे नहीं मानते कुछ। ये बातें मुझे नहीं अच्छी लगती या मुझे बहुत दुखी करती हैं, क्योंकि जैसा देखा होगा, लोगों ने भी देखा, आपने भी देखा होगा अगर पढ़ा है तो, कि मेरे पात्र गांव के ही होते हैं। और ख़ास तौर से स्त्रियों पर मैंने जो फोकस किया है वो गांव की स्त्रियां हैं। तो वो जब आई हैं तो वो समझाती है कि हमें क्या क्या आता है। आपका लेखन आरंभ से ही विवादों से घिरा हुआ है, तो ऐसा क्यों? विवादों से तो घिरेगा ही। जब मैं जहाँ ये बात कर रही थी, एलिट वर्ग की बात कर रही थी, मजदूरों की, अगर किसी ने मतलब जो महिला मजदूर होती है उसकी की, तो एक फैशन के तहत की कि देखो हम महिला मजदूरों पे भी लिख रहे हैं जो यहाँ काम करती हैं, महानगर में काम करती हैं। उसमें वो देश के अंदर जाके उन्होंने नहीं झाँका। मुझे बता दे कोई कि देश के अंदर जाके उन ग्रामों की किसान स्त्रियों को या उन मजदूर स्त्रियों को किसी ने देखा हो, झांका हो, अपने लेख कलम के उससे उस पर लाई हो, तो मुझे बताएं। तो जब मैंने ये सब लिखा तो इनकी समझ में तो आया, लेकिन खारिज किया, नहीं ये नहीं। जैसे यहाँ पर जो एलिट वर्ग है और जो वैसा भी है मध्यम वर्ग की है, वो सिर्फ उनको ही मानता है जो यहाँ है। वो नहीं मानता यहाँ की बात हम उसको क्रॉस करके जाएं और गांवों तक जाएं, वो नहीं मानता। आपकी अधिकतर रचनाओं को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे आपने उन पात्रों को बहुत करीब से देखा है, उनको एक तरह से जिया है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, लगता होगा, लगना चाहिए, ऐसा लगता हाँ, इसलिए लगना चाहिए। मैं बताती हूँ कि मैंने जो जीवन है मेरा 20 साल तक का, वो गांव में बीता है। मैं अगर पढ़ी भी हूँ शहर में, झांसी में पढ़ी हूँ मैं, MA मैंने झांसी बुंदेलखंड कॉलेज से किया, लेकिन जो इंटर किया वो एक कस्बे से किया और गांव से आके रोज किया। रोज गांव से आती थी, 10 किलोमीटर था, कभी साइकिल से, कभी बस मिल गई तो बस से, पैदल तो 10 किलोमीटर नहीं चल सकते थे, लेकिन इस तरह से किया। बहुत कठिनाई थी। और वो लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे वो सुविधाएं थी नहीं। हम गांव के लोग गांव से ही पढ़े। हाँ, तो उन स्त्री पात्रों के जीवन को करीब से क्या देखना, उन जो पात्र थी उनमें से मैं भी तो एक हूँ। मैं उन्हीं के साथ हूँ, उसी समूह में हूँ, उसी ग्रुप में हूँ। तो जो मेरे आसपास घटित हो रहा था, जो मैं भी कर रही थी, तो वही मैंने लिखा है। और तो ऊपर से लाद के मैं नहीं लिख सकती थी, और मैंने किताबें भी पढ़ी थी, लेकिन जो किताबें हैं, हमारा जो ये शहर की लेखिका या लेखक लिखते हैं, वो हमारे गांव के पात्रों पे नहीं जा रही थी। कोविड-19 के दौरान मैंने आपके बहुत सारे वेबिनार देखे, आपके जो आपने लेक्चर दिए, व्याख्यान दिए, उनको भी सुना, और लोगों के लेक्चर भी आपके बारे में सुने। तो उसमें मैंने देखा कि आपके और आप राजेंद्र यादव जी के रिश्ते को लेके लोग आज भी बहुत सारी अनर्गल बातें करते रहते हैं, जो कि मतलब वो लॉजिकल भी नहीं लगता।
आज के टाइम में। हाँ। तो इस विषय में क्या आप कुछ कहेंगी? देखो, जब वो जिंदा थे और मैं लिख रही थी और वो उसको अप्रिशिएट करते थे, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो लांछन है ये सटीक बैठ रहे थे लोगों पे, क्योंकि वो ऐसे लगता है वो पक्षधारी कर रहे हैं, जबकि उनका मकसद था जो मैंने महसूस किया और मैंने लिखा भी उनके मतलब उद्बोधन पे, कि वो चाहते थे कि नई नई चीज़ें आएँ। और मैं गांव लिख रही थी, तो गांव से तो किसी लेखिका का आया नहीं है ना, और स्त्री की कलम से आए कि जो हमारा 70% या 75% भारत गांव में बसा हुआ है, वहाँ कैसा है स्त्री का जीवन। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे। जब मैंने लिखना शुरू किया तो उनकी अतिरिक्त जो रुचि थी मेरी तरफ आई, तो उसको लोगों ने, एक स्त्री पुरुष संबंध होते हैं ना, उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते हैं, तो उसी से जोड़ दिया। और मुझे भी बड़ा ताज्जुब हो और उन्हें भी हो, है ना। ऐसा नहीं है कि राजन जी दूध के धुले थे, वो मैं नहीं कहूँगी। संबंध भी उनके रहे हैं और मैंने भी देखा है, जाना है, सुना है, लेकिन मेरे साथ उनका संबंध था लेखन का, लेखन का, नई नई चीज़ें लिखने का। जब मैंने अलमा कबूतरी लिखा तो वो सबसे ज़्यादा खुश हुए, मेरे ख्याल में मुझसे भी ज़्यादा खुश हुए कि मैंने क्रिमिनल ट्राइब पे अलमा कबूतरी लिखा है। अलमा कबूतरी जैसा पात्र आया है साहित्य में, ठीक है। अमीर अली ने लिखा, ठग नाम का उपन्यास लिखा, वो कब लिखा, कैसे लिखा, है ना, कोई पुरुष थे या कैसे। लेकिन स्त्री जब लिखती है क्रिमिनल ट्राइब पे, तो मुझे क्या क्या सामना करना पड़ा, किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ा, वो भी मैं सुनाती थी, राजन जी को भी सुनाती थी, और मैंने लिखा भी है कि कबूतरा जो है, कबूतरा एक ट्राइब है जो क्रिमिनल ट्राइब में ही आती है, अपराधी जनजाति, जन्मजात अपराधी। वो पैदा होते हैं, क्राइम करें ना करें, लेकिन वो जन्मजात अपराधी जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए अपराधी हैं, ये था। खैर मैंने लिखा। तो राजेंद्र यादव का जो एक उत्सुकताएं थी वो मुझसे बहुत जुड़ी हुई थी। अब क्या लाएगी, अब गांव से क्या लाएगी, है ना। जैसे मैं सुना देती थी, राजेंद्र जी हमारे गांव में ये हुआ, अरे लिखो लिखो। जैसे मैंने गोमा हस्ती है का एक कहानी है बड़ी लंबी सी, मैंने उसका सुना दिया। राजेंद्र जी हमारे यहाँ एक किड्डा था, फिर उसकी बीवी थी बड़ी सुंदर सी, फिर ऐसा ऐसा अरे लिखो लिखो, तो मैंने गोमा हस्ती है कहानी लिखी, लंबी कहानी। तो ये था उनका। लेकिन यहाँ लोगों की समझ में तो आ रहा था, लेकिन एक स्त्री और पुरुष को क्या लांछन दे सकते हैं, एक ही बचाए लांछन, वो दिया। पर्चे छापे, किताबें छापी छोटी छोटी, जिसमें मेरे और उनके संबंध बड़े गलीज तरीके से दिखाए गए। वो पर्चे, वो अखबार छोटे छोटे मेरे घर भेजे गए, मेरी लड़की को भेजे गए, मेरे हस्बैंड को भेजे गए। तो सोचो मेरे घर में क्या सोचा होगा। मेरी बच्ची ने तो कुछ नहीं सोचा, कि उन्हें तो ये था कि लिख रही है माँ, मम्मी लिख रही है, लिखना चाहिए, इसे नहीं डरना चाहिए, वो भी बहादुर है लड़कियाँ भी, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। लेकिन हस्बैंड सोच सकते हैं ना कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही हो तुम, ये राजन ये सब क्या है, क्यों इससे नाता नहीं तोड़ती, क्यों इसके पास जाती हो। मैं उनके दफ्तर जाती थी, तो मैंने वो भी दिए हैं, क्या इंटरव्यू दिए हैं। तो डॉक्टर साहब नाराज होते थे, इसमें कोई चक तोड़े है। तो आपकी नज़र में आपका सबसे बेहतर उपन्यास कौन सा है? अलमा कबूतरी। ये तो बेहतर तो मुझे चाक भी लगता है। चाक भी बहुत अच्छा है, लेकिन इतने जूते पड़े चाक लिखे कि मतलब क्या है, जो चाक की नायिका है सारंग, उसमें मुझे देख रहे थे, हाँ? और मास्टर में राजन जी को देख रहे थे, उसमें मास्टर है, और सारंग है। सारंग मास्टर के प्रति थोड़ी वो है, प्रेम है उसका, तो भाई स्कूल पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 4 लेकिन यहाँ लोगों ने यही कहा है
कि सारंग तो मैत्री पुष्पा है, मास्टर तो राजेंद्र यादव। तो यही है ना, ये जो टाँके भिड़ाते हैं ना, लेकिन ये टाँके कितने दिन चलते हैं। तो आज के और पहले के परिवेश में स्त्री विमर्श में काफ़ी अंतर है, और खासकर आपके स्त्री विमर्श में तो बहुत अंतर है जो मैंने महसूस किया है। तो आपके स्त्री विमर्श के निकट कौन सी लेखिका है, मतलब किन लेखिकाओं को आप अपने विमर्श के निकट मानते हो? मुझे दिल्ली में नहीं दिखाई देती। एक है रायपुर, छत्तीसगढ़ में आता है ना रायपुर, कहाँ, रायपुर से है उर्मिला शुक्ल, बहुत अच्छा लिखती है, मैंने पढ़े हैं ना। और वो जो है नए नए विषय खोज के उसमें स्त्री की क्या स्थिति है वो दिखाती हूँ। उनसे मुझे उम्मीद है आगे चल के क्या भी उन्होंने लिखा है। उर्मिला शुक्ल हैं और बाहर की हैं ज़्यादातर लेखिकाएँ, दिल्ली में जिनको जैसे आपके प्रतिद्वंदी या आपके मतलब स्त्री विमर्श के निकट सब जगह किताबों में भी और व्याख्यानों में जैसे प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग, इन सबको बताते हैं, तो क्या उनको आप नहीं मानते अपने समकालीन? नहीं, मैं उनसे 35 साल बाद लेखन में आई हूँ, तो जाहिर है मेरा सोच कुछ दूसरा होगा। अच्छा, ये जो लोग लिख रही हैं कि इनका स्त्री विमर्श है, अब मैं नाम लेके तो नहीं कहूँगी, किसी ने विदेशों से कर लिया कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, किसी ने बिल्कुल इसमें दिया कि नहीं मुझे लेके कहा कि मैत्री तो क्या क्या कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और राजेंद्र यादव की घाघरा पलटन में शामिल है, क्या क्या नाम दिए हैं, हमारी लेखिकाओं ने नहीं दिए, लेखक से किसी ने कुछ नहीं कहा। ये देखो वो नहीं है, मैं मानती नहीं थी उसको कि स्त्री की दुश्मन है, मैं मानती नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसको सिद्ध कर दिया कि लेखिकाएँ ही दुश्मन की तरह आई। तो स्त्री विमर्श मेरा इसलिए फर्क था कि मेरे पास गांव की औरत थी जो ज़मीन पर थी, जो ज़मीनी बात करती थी। यहाँ पे स्त्री विमर्श पता नहीं कहाँ उड़ रहा था। अभी तो ये है कि जितने कपड़े उतार के फेंक दो उतना ही अच्छा स्त्री विमर्श है ना। और जितना तुम, ठीक है, पुरुष सत्ता के हम कभी भी वो नहीं रहे, हामी नहीं की हमने पुरुष सत्ता के पक्ष में, लेकिन आपके जो टूल्स हैं वो तो उस तरह के होने चाहिए कि लोग की समझ में तो आए। खाली ये नहीं कि आप शादी भी करती है, निकल इधर से, तू पति है तो तू एक कहेगा मैं 100 सुना के मानूंगी ये। हम बदला लेने नहीं आए हैं। हाँ, अगर हमारी बात से कोई समझता है, हम समझा पाते हैं, हमें वो है ताकत समझाने की, उससे अच्छी कोई बात नहीं है कि हम स्त्री की बात को कि उसको समझो, वो क्या कह रही है, वो क्या सोच रही है और क्या आपसे चाहती है। स्त्री प्रेम और प्रेम के सिवा तो कुछ चाहती नहीं है। ये कि धन वैभव ये सब ये ना भी दो तो प्रेम से भी चलेगा, तो ये सब बातें। लेकिन तोड़ फोड़ ये मैं लास्ट बात ये कहूँगी कि हमारा स्त्री विमर्श तोड़ फोड़ में विश्वास कर रहा है आजकल का, मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो मुझे बायकॉट कर देते हैं। वो नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता। और एक आपका आत्मकथात्मक उपन्यास, मैं गुड़िया भीतर गुड़िया को, मतलब आत्मकथा है आपकी, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसको हम आत्मकथात्मक उपन्यास कह सकते हैं। तो उसमें एक वाक़ये का आपने जिक्र किया है कि डॉक्टर साहब जो आपके ड्राइंग रूम में या जहाँ भी आपकी उनकी फ़ोटो लगी हुई थी राजेंद्र जी की और रेणु जी की, वो मतलब जब आपसे नाराज़ होते थे तो वो तोड़ देते थे उसको, और फिर जब आपको मनाना होता था तो वो फिर से फ्रेम में जड़ के वहाँ पे लग जाती थी। तो उस टाइम पे आपकी क्या मनोदशा होती थी? देखो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम स्त्रियाँ हैं और लोग मेरी इस बात को स्त्रियाँ नहीं मानती हैं कि हमारी एक रणनीति भी होती है ना, कब क्या करना है। स्त्री बड़ी चतुर होती है, वो जानती है मुझे कब कौन सा कदम आगे चलना है और कौन सा पीछे। जाहिर है अब कुछ ही आदमी की तो फोटो लगा लोगी भी किसी की पत्नी हो और
गैर मर्द की, और वो मर्द भी इतना बदनाम है ना, राजन जी इतने बदनाम औरतों के लिए क्या बताएं। मैंने तो देखा नहीं कभी उन्हें, सुना है मैंने कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हैं। मुझसे कुछ कहा भी नहीं उन्होंने, कभी ऐसी बात नहीं करते थे मुझसे, सिर्फ पढ़ाई और लिखाई की बात करते थे। तो मैंने बड़ी श्रद्धा भाव से आके जो मेरे दामाद हैं छोटे, वो मुझे 2 तस्वीरें दे गए, एक रेणु की जड़वा की और एक राजन यादव की, मैंने लगा ली। हाँ, तो कुछ नहीं कहा तब तो, ये भी नहीं दिखाया कि थोड़े अनमने हो रहे हैं जिनका। लेकिन जब कुछ बात पड़े और गुस्से की या गुस्सा आए, मैं चली गई कहीं, फिर देर में आई या कुछ ऐसा कुछ हुआ, साहित्यिक प्रोग्राम में चली गई, और तो मैं आई, फिर मैंने तो कुछ नहीं कहा, फिर कहने लगे बस उनकी तस्वीर उतार के राजन जी की और तोड़ के पहन तो तुम्हारी खर्च कर। इस बुड्ढे ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। फिर मैं कुछ बनाऊँ तो उस बुड्ढे को ही दिया, उस बुड्ढे को खिलाया। लेकिन एक बात कह रही हूँ, मैंने उसका जवाब नहीं दिया कि तुम क्या कह रहे हो। चुप रही, सुनती रही। तस्वीर भी तोड़ दी, कांच बिखर गया। मैं जब आई तो मुझे पता ही नहीं था, तोड़ के बैठे तो मेरे पैरों में भी लग गया कांच। वो लड़का बोला, शिबू ऐसा था, अरे अरे आंटी वो तस्वीर, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ गई, चुप बैठ रही, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, जड़वा के फिर टांग दी। तो मैंने वो भी नहीं कहा, पर समझ गई, फिर तोड़ने के लिए टांग दी है। ऐसा 2-3 बार हुआ, हमने धार मारी और तोड़ी, तोड़ लो क्या है। उससे मैंने राजन जी से कहा फ़ोन पे, राजन जी आपकी तस्वीर लगी थी ना, वो भी बड़े खुश थे, मेरी तस्वीर लगा ली। हाँ, मैंने कहा वो तो तोड़ दी। किसने तोड़ दी? डॉक्टर साहब ने तोड़ दी। हाँ, थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा तुम लड़ी वड़ी तो नहीं? लेकिन नहीं, हाँ लड़ना मत, तस्वीर काम की तस्वीर लगाई, मत लड़ाई ठोक दो वहाँ पे, नहीं ऐसे कहते थे वो। तो मैं सोचती थी, सब कहते हैं कि ये तो औरतों को बहकाता है और फुसलाता है, लेकिन ये मुझे एक भाई की तरह, एक पिता की तरह कह रहे हैं कि नहीं नहीं, लड़ना नहीं, और जो है तोड़ी थी तो तोड़ दे दो, कहाँ की तस्वीर है। तो ये फिर डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या होता था, पछताते भी थे और फिर जड़ के लगा दी। तो ये है पति पत्नी का संबंध। तो मैंने आपके सभी उपन्यासों को पढ़ा, तो उन सभी उपन्यासों में जो स्त्री पात्र हैं वो अनेक द्वंद्वात्मक परिस्थितियों से घिरे हुए नजर आते हैं। काफ़ी द्वंद्व है उनके जीवन में, लेकिन फिर भी वो बहुत जुझारू हैं, संघर्षशील हैं और जागरूक हैं। और मतलब वो विपरीत परिस्थितियों में भी, अगर उनके जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी वो अपने घुटने नहीं टेकती हैं। तो क्या ग्रामीण परिवेश में आज भी ऐसी स्त्रियां हैं? मैं वहीं से तो आई हूँ। क्या मैंने घुटने टेक दिए? नहीं, मैं ये तो मैं हंसी की बात है। हाँ है, वहाँ मंदा है, जैसे इधर नमा में मंदा है, तो मंदा ने तो पूरी खेती लेके मानी अपनी, किसी को देने नहीं दी, आज भी है। तो इसी तरह से सारंग तो एक प्रतिरूप है उस स्त्री का जो विद्रोह करती है, विरोध करती है। मगर एक बात देखो, वो भी नायिका मुझे बताओ, मेरी नायिका घर छोड़ के नहीं भागती, इसी में देखो, जो स्त्री अपनी जमीन पर खड़ी रहती है उससे ताकतवर कोई नहीं। जिस स्त्री को उसकी जमीन से कोई हिला नहीं सकता, उससे ताकतवर कौन हो सकता है? कोई नहीं। कितनी ही शक्तियाँ लग गई, कितनी ही ताकतें लग गई, सारंग नहीं हिली। कितनी ही ताकतें लग गई, मंदा अपनी जमीन का जो अधिकार नहीं छोड़ा। और भी ले लो, जितने भी बनने, अलमा कवित्री है, अलमा अपना अधिकार लेके ही मानी, नहीं हटी। तो ये जो स्त्री की हट है ना, लोग कहते हैं त्रिया हट अच्छे सेंस में लोग तो अपना अधिकार जो है उसका, उसे छोड़ना नहीं चाहती। चाहे वो जमीन का अधिकार हो, चाहे वो वोट का अधिकार हो,
कई में तो मेरी कहानी और उपन्यासों में वो भी ये गुटखा दिखे बेतवा बहती रही है। बेतवा बहती रही में फैसला एक कहानी है, उसमें भी गुटखा है। तो जो मताधिकार जो उसका है उसे भी नहीं छोड़ती, तो कहीं से भी, और स्त्रियों से वही छुड़वाया जाता है। जमीन का अधिकार छोड़ दे, घर का अधिकार छोड़ दे, है ना, तेरा नहीं है पति का है, ये जो है वोट हम जिसको कहें उसको देना, मतलब सारी चीज़ें, या हमें जो पसंद है वो खाना बना, हमारे लिए बना, छोटी छोटी है, जो हमें पसंद है वो तू पहन, है ना, छोटी छोटी चीज़। तो कई उनसे मेरी बात भी होती है, तो कहती है मेरे पति को पसंद है ये चीज़ें। तो मैंने कहा कि ठीक है, अपनी भी पसंद का भी लगा लिया करो, ऐसा नहीं है। तो सिंदूर के ऊपर कितना बवाल उठ गया, शायद देखा होगा उसमें सर। मैंने लिख दिया कि वो सिंदूर जो है, कुछ लिख दिया था शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन तो सिंदूर लगाती हैं पूरी स्त्रियाँ फैल पड़ी मेरे ऊपर। स्त्रियों का क्या मतलब था फैलने का? भाई तुम अपने लिए नहीं लगाती, तुम दूसरे के लिए लगाती हो, वो तुम्हारा सुहाग है जो है, जब नहीं रहता तो तुम्हें पहुंचना पड़ता है। क्यों? हमारी पितृसत्ता ऐसी है, जब तुम्हारी शादी होती है तो तुम्हें पति का सुहाग दिया जाता है, पति को तो नहीं दिया जाता कुछ भी, तुम्हारे उस पर पति को कुछ नहीं दिया जाता। तुम्हें जो चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, फलाने रंग की चूड़ियाँ, मांग को भरा जाता है वो मांग, और दुनिया में गले में मंगलसूत्र, दुनिया भर जो एक पुरुष को कुछ नहीं पहनाया जाता, उसके शरीर पे कोई विवाहित होने के लक्षण नहीं होते, तुम्हारे पे होते हैं, तुम दूर से ही दिखती हो, हाँ ये विवाहित है, तो ये तुम्हारा रक्षा कवच है, यही बचाएगा तुमको, तो इससे भी क्या बचती हो? मेरा कहने का मतलब ये था। तो क्यों ये सब करती हो, है ना? तो स्त्रियाँ मेरे खिलाफ आई हैं, बताएं। फिर क्या है कि फिर मैंने लिख दिया एक बार और कि स्त्रियाँ हारती हैं, किसी ने लिखा स्त्रियाँ अपने जो लड़ाई लड़ती है उसमें हार जाती। तो मैंने लिख दिया जब शेर वर सिंदूर मांग में सज रहा है, मांग पर लग रहा है, तो हारेंगी ही और क्या करेंगी, क्योंकि वो हमें हमेशा याद रहता है कि हम सुहागिन हैं, हम किसी की पत्नी हैं, अपना वजूद तो गायब हो जाता है? इसलिए तुम ऐसे, मैं ये नहीं कहती जिसकी आस्था है, श्रद्धा है, तुम लगाओ, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ है उसको मत ला दो, उतनी समझ तो होनी चाहिए हमें। अब बिंदी लगाते हैं, आप भी लगाए हो बिंदी, ठीक है, बिंदी पे किसी का कुछ नहीं है, न वो सुहाग है, न कुछ, कुआरी लड़कियाँ भी लगा रही है, कोई भी लगा रहा है, कोई भी तिलक लगा लेता है, कोई उससे कोई, लेकिन ये जो मांग में सिंदूर है, बिछिया है, ये सब है, तो ये तो सुहाग की निशानी है। और जिस दिन वो मर जाएगा उस दिन उतार लिया जाएगा सब। जिस दिन तुम्हें वो दिया गया है, एक पति दिया गया है, उस दिन तुम्हें सब पहना दिया गया, लेकिन जब नहीं होगा सब उतारा जाएगा और तुमको अभागिन, विधवा, क्या क्या कहा जाएगा। ये कभी गौर किया है कि अभी हम सौभाग्यवती हैं, वो है तो, और वो नहीं होगा तो हम अभागिन हो जाएंगे। ये जो हमारे समाज में ये कुरीतियाँ हैं, उनसे कब लड़ोगे, मेरा कहना यही है। तो इसके लिए औरतें ही करती हैं जिनको मेरे ख्याल में तर्क शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं लगाती हैं, वो फिर बहुत बेरोज भी करती हैं, देखा होगा। मुझसे लोग कहते हैं बर्रों के छत्ते में हाथ डालती हो, तो मैंने कहा स्त्रियाँ बर रहे हैं क्या, उनके छत्ते में हाथ डालती हूँ। मैं कहती हूँ, मैं वही बात कहती हूँ, वो सोच के देखेंगे तो ठीक, नहीं सोचती तो ना सोचो। ये तो बहुत सदियों से चला आ रहा है कि स्त्री सोचती नहीं और सती की हो जाती थी, उसके अच्छे के लिए सती करते थे, तो स्वर्ग में जाएगी, बताओ, वो जल के जिंदा जल के स्वर्ग में जाएगी। और होता था ये कि ये रहेगी तो खतरे पड़ेगी, दूसरे पुरुष से कुछ न जोड़ ले, नंबर 2 अपना हिस्सा मांगेगी, तो सब खत्म। इसमें आपके अगनपाती उपन्यास में आपने बताया है उसमें कुछ कि कैसे उसको भुवन को सती होने के लिए पूरा तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन वो उसके विरुद्ध जाके भाग जाती है, भाग जाती है, ये है। और उसी जब मैं लिख रही थी अगनपाती, तो उसी जमाने सती किया गया वहाँ पे, है ना। तो और
सती भी कहते हैं कि नहीं तेरा मंदिर बनेगा, तेरी चुनरी चढ़ेगी, तो उसको मतलब पुदीने के पेड़ धर्म पे से चढ़ा- जोड़ देते हैं। हाँ है, और तुझे इसी से स्वर्ग मिलने वाला है। तो ये सब ढोंग जो हमारी पुरुष सत्ता के हैं ये ढोंग, हमारी पितृ सत्ता के हैं ये ढोंग, स्त्री को जीने नहीं देते। तो इसके खिलाफ तो लड़ो, इसके खिलाफ तो उल्टे आते हो जब मैं लिखती हूँ तो इसके खिलाफ नहीं लड़ते, पता नहीं काय के खिलाफ लड़ते हैं जो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे दो बातें हो गई। और मैं भी दरअसल गांव से ही हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा गांव के, जैसे आपके उपन्यासों में बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो कि मतलब गाँव के परिवेश से आए हुए हैं। तो जो शहर के बच्चे हैं कुछ तो वो जल्दी से नहीं समझ पाते उन शब्दों को, तो उनको शायद उपन्यासों के अर्थ भी आप कहना क्या चाह रहे हो वो क्लियर नहीं हो पाते हुए इतने आसानी से। तो क्योंकि मैं गांव से हूँ इसलिए मैंने मतलब बहुत अच्छे से समझा है उन सब चीज़ों को। तो किस तरह का मतलब उपन्यासों में किस तरह के शब्दों का चयन होना चाहिए? जैसे आपके उपन्यासों में देशज और विदेशी शब्दों का भी बहुत प्रयोग है, मुहावरे, शुक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, सभी का बहुत मतलब भरपूर मात्रा में आपने प्रयोग किया है। कहीं पे गाली गलौज भी देखने को मिलती है, तो चाक उपन्यास में खासकर कुछ ज़्यादा है। तो उपन्यास की जो भाषा है आपकी नज़र में किस तरह की होनी चाहिए? देखो वो हमारी भाषा नहीं होती, लेखक की भाषा नहीं बात होती, की बातों की भाषा होती है। अगर पात्र मेरे चाप के गांव वाले पात्र तरपुर गांव हो, वहाँ के पात्र बाण भट्ट की आत्मकथा वाली भाषा बोलने लगे जैसे नहीं लगे, तो जैसा परिवेश है जैसा माहौल है वैसी भाषा वही करनी पड़ती है। हम वो भी कर सकते हैं, बाण भट्ट वाली भी कर देंगे, हमने संस्कृत पढ़ी है तो। लेकिन रिवीजन में आपने काफ़ी बहुतायत मात्रा में अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग किया है, क्योंकि वो विजन शब्द ही अंग्रेजी का है, और क्योंकि वो डॉक्टरों की कहानी है तो डॉक्टर से ज़्यादातर अंग्रेजी से बात करते हैं। तो इसलिए कि जैसे पात्र जैसा माहौल भाषा भी उसी तरह की जाएगी। क्योंकि आप क्यों हैं किसी भिखारी का वर्णन कर रहे हैं, उसे मखमल की चद्दर तो नहीं बना सकते। तो ये है, ये उसी के अनुसार उसकी ड्रेस होती है, कपड़े होते हैं उसी के अनुसार, और उसके जो अगर कोई जेवर पहने तो वो होता है ना। तो पात्र को तो वहीं से उठ के आता है, तो उसी वातावरण में इसके लिए यही होता है। गाँव की भाषा आ जाती है उसमें है।